हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो, हमने वेक्टर एडिशन से हमने क्या सीखा है। यदि हम दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सिंगल वेक्टर मिलता है, और उस सिंगल वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद में क्या मिला था, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस प्रकार से होता है कि ये दोनों वेक्टर मिलकर किसी बॉडी पे जितना इफेक्ट लगाते हैं उतना ही इफेक्ट ये अकेला वेक्टर लगाता है। तो इसका नाम क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर, या हम इसको ये कहते हैं कि इट इज़ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। सपोज यदि हमारे पास में तीन वेक्टर होते, इफ़ वी हैव थ्री वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, तो इन सभी का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और वहाँ से हमने क्या सीखा था, इन तीनों को ऐड करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर। दिस साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये तो हो गया कंपोजिशन और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब एग्जैक्टली जो रिजोल्यूशन आता है, रिजोल्यूशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किस प्रकार से अपोजिट है, देखो, यदि हम ये कहते हैं कि हमारे पास में ये वेक्टर आर है, सपोज दिस इज वेक्टर आर या एनी वेक्टर, ये कोई भी हमारे पास में वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर ए। अब यदि इस वेक्टर ए को हम इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ देते हैं कि दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस इज अनदर पार्ट ऑफ दिस वेक्टर, और इस प्रकार से इसके हमने पार्ट कर दिए कि ये जो वेक्टर बी और सी मिलकर वापस क्या देते हैं हमें, वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी कंप्लीटली हमें क्या मिले, बी और सी मिलकर हमें क्या बताएं, वेक्टर ए। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ देखो, ये जो बी और सी है ना, हमने क्या किया, ए के टुकड़े कर दिए, ए को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, बी और सी। तो और किस प्रकार से तोड़ा कि इन दोनों का इफेक्ट वापस क्या बताएगा हमें, वेक्टर ए को। तो ये जो वेक्टर है ना, बी और सी, इनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर नोन एज कंपोनेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ए मैन, कोई भी आदमी मान लो इस डायरेक्शन में चलता है 3 मीटर, और फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ जाता है 4 मीटर। नाउ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी दिस वेक्टर, सो वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। तो इन दोनों का देखो, इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, कि इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, इन दिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, अगर हम इसको इससे जोड़ देते हैं, देन दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना आएगा, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, राइट। अब हमने क्या कर दिया कि 5 मीटर को उल्टा कर दें कि 3 मीटर यूँ और 4 मीटर यूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वापस क्या आएगा, 5 मीटर। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या मिला, 5, और उल्टा कर दिया हमने कि 5 के टुकड़े कर दिए इस प्रकार से कि 3 इस डायरेक्शन में और 4 इस डायरेक्शन में। तो ये जो टुकड़े किए ना, इनका नाम क्या है, कंपोनेंट वेक्टर। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हमारे पास में देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए डिफाइन करने के लिए एक आइडिया आ गया कि किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो क्या डेफिनेशन होगी, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मीन्स इट इज प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मीन्स तोड़ना, कंपोनेंट में तोड़ना, पार्ट्स में तोड़ना, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर into 2 or more vectors which produce the same effect as the single vector alone। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक वेक्टर के मान लो 3 टुकड़े किए हैं, 2 किए हैं या 4 किए हैं, वो सारे कंपोनेंट मिलकर उतना ही इफेक्ट लगाएं जितना कि सिंगल वेक्टर इफेक्ट लगाता है। तब वो जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं,
कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब हम समझते हैं कि किसी वेक्टर को यदि हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करें और वो कंपोनेंट्स क्या हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो इस प्रकार के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सो व्हाट इज meant by rectangular components? If components of a vector are perpendicular to each other, then these components are called rectangular components। देखो, सो हम किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर मिलते हैं। अब यदि वो कंपोनेंट वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम ही क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास में कोई वेक्टर ए है, सपोज दिस इज एनी वेक्टर ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ आर। हम ये मान लेते हैं, लेट वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। अब हमें इस वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है। सपोज वी हैव टू रिजोल्व इट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर ए की टेल से इफ वी ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर देते हैं, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग। अब यदि वेक्टर ए के हेड से यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सपोज दिस इज ओ आर, इसको हम नाम देते हैं एस, और यहाँ से ये हमने ये परपेंडिकुलर डाल दे दिया, इसको हम नाम दे देते हैं टी। देन देखो, इस वेक्टर ए का हम ये समझ सकते हैं कि वेक्टर ए का एक कंपोनेंट ये होगा जैसा हमने अभी पढ़ा था, एंड अनदर कंपोनेंट इज दिस। ये दो कंपोनेंट्स बन गए। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज दिस इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस का अलोंग है, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस का अलोंग आया है, यदि इसको मैं वेक्टर ए एक्स नाम दे देता हूँ, और ये इधर कौन सा वाई एक्सिस के अलोंग, यदि हम इसको क्या नाम दे देते हैं, वेक्टर ए वाई। सो देखो, यहाँ से एक बात क्लियर है कि वेक्टर ओ टी विल बी इक्वल टू वेक्टर एस टी, और ये किसके बराबर हैं, ए वाई के बराबर। सो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्राइंगल लॉ वी कैन से दैट वेक्टर ए, देखो यहाँ से यदि हम ट्राइंगल लॉ यूज़ करते हैं तो ये जो वेक्टर ए एक्स है, इसके हेड पे जो वेक्टर ए वाई इसकी टेल है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हुआ, ए के बराबर। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अगर हम ये मान लेते हैं, सपोज कैप आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। सो नाउ दिस ए एक्स एंड ए वाई, देखो यहाँ से ये जो ए एक्स है और ये क्या आ गया, ए वाई, दीज टू कंपोनेंट्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर ए। इस वेक्टर ए का हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल दिए, कौन सा हो गया, ए एक्स, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ए वाई। अब हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए है, सपोज दिस वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ये जो एंगल थीटा है, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ से इसको हम यूँ मेजर कर रहे हैं एंगल थीटा को, राइट। अब देखो, इस ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ओ आर एस में यदि ट्राइंगल ओ आर एस की बात करते हैं, तो इन ट्राइंगल ओ आर एस वी कैन से दैट in triangle ORS if we find AX upon AX upon A, that is base upon hypotenuse, क्या आएगा हमारे पास में, cos थीटा। सो AX इज इक्वल टू, A को इधर ले चलते हैं, AX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A cos थीटा। इसी प्रकार से इसी ट्राइंगल के अंदर इन द सेम वे इन ट्राइंगल ओ आर एस, सेम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ओ आर एस में यदि हम ए वाई अपॉन ए निकालें, ए वाई अपॉन
ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। सो हमारे पास में ए वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। सो वी हैव फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर ए की जो हमने दो कंपोनेंट्स निकाले हैं वो हमने देखो क्या क्या निकाले। यहाँ से हमने इस प्रकार से वेक्टर ए के कंपोनेंट्स निकाले। हमारे पास में जो वेक्टर ए था इसको हमने वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ए एक्स किसके बराबर आया, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। कहने का मतलब ये कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, ए कोस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट ए वाई जो आया इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ए साइन थीटा। अगर ये कहते हैं कि ये ए साइन थीटा के बराबर है, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखो यदि हम यहाँ से इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इफ़ यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इफ़ वी स्क्वायर दीज टू एंड ऐड, इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, इसका और इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देन वी विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो वी विल गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रह गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। सो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यदि यहाँ से हम ए निकालते हैं, इफ़ यू फाइंड ए, तो हमारे पास में ए की जो वैल्यू आ जाएगी, ए विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, ए इक्वल्स टू स्क्वायर को इधर लेके चलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो रिजल्ट आते हैं, हमारे पास में अब जो रिजल्ट क्या क्या आते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास में कोई गिवन वेक्टर था, ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट था इसका, ए वाई क्या था, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। तो इस वेक्टर ए को हमने पहले किस में रिजोल्व कर दिया, वेक्टर फॉर्म में ले आए। इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब ए एक्स किसके बराबर है, ए कोस थीटा, और ए वाई किसके बराबर है, ए साइन थीटा। अब इसको हमें समझना है कि ए को एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसको आप साधारण या सिंपल तरीके से यूँ याद कर सकते हो कि ये वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ में, जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है, द वेक्टर, ये वेक्टर जिस डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनाएगा उधर कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस वाला, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन वाला कंपोनेंट होगा, राइट। सो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है, तो हम सीधा क्या कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, ए कोस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ए साइन थीटा। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज एनी वेक्टर, ये कोई भी वेक्टर है, दिस इज सपोज दिस इज वेक्टर एफ। अब यदि ये वेक्टर एफ लेट इट मेक्स एंगल थीटा विद दिस डायरेक्शन, देन एफ का इधर जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, एफ कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली रिजोल्व कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फिजिक्स। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बार बार आगे यूज़ करेंगे कि हाउ टू रिजोल्व। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये कोई भी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनाएगा उधर कंपोनेंट कोस थीटा आ जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अगर मान लो इसी प्रकार से हम ये कह देते, सपोज दिस इज एनी वेक्टर, ये कोई वेक्टर है एफ, और ये इस डायरेक्शन में इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी एफ कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ जाता, एफ साइन थीटा। ये है, इस प्रकार से हम किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। अब रिजोल्व करने के बाद में अगला जो रिजल्ट आया है
कि हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। किस प्रकार से निकाला हमने, देखो हमारे पास में ये जो वेक्टर था इसको हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सपोज दिस इज ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसका हमने कंपोनेंट ये निकाल दिया इसका जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और यदि स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। मतलब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है किस प्रकार से निकाला हमने, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, और सारे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव एनी वेक्टर, मान लो ये हमारे पास में कोई वेक्टर है, वेक्टर आर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j। अब यदि हम इस यहाँ से हमें r का मैग्नीट्यूड निकालना हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे। क्या आएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ आई का कंपोनेंट कितना है 3, इसका स्क्वायर, प्लस कंपोनेंट ऑफ j कितना है 4, इसका स्क्वायर, और वी कैन से दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, दैट इज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और 25 को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 5, सो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो देखो जैसा मैंने आपको शुरू में इस वीडियो में बताया था कि हमारे पास में इधर क्या हो 3 मीटर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो 4 मीटर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आया 5 मीटर। इस प्रकार से क्योंकि 5 कैसे आ गया, ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो रिजोल्यूशन के बाद में हमारे पास में एक आइडिया आ गया कि हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसी प्रकार से मान लो यहाँ पर सपोज वी हैव अनदर वेक्टर p इज इक्वल टू सपोज 6i माइनस 8j। अगर ये होता तो इस p का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते, कंपोनेंट ऑफ i का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर करते हैं, प्लस j का कंपोनेंट क्या है -8। अब हमें दिमाग में रखना है कि इस पूरे को लेना है -8 को, ना कि यहाँ माइनस लगाना, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। j का कंपोनेंट -8 है, इसका स्क्वायर करेंगे और सारे का स्क्वायर रूट, p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अभी 6 स्क्वायर 36 प्लस -8 का स्क्वायर 64, 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10। सो ये जो p था इसका हमारे पास में मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्या आ गया कि वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, राइट। इसी प्रकार से मान लो हम किसी वेक्टर को, ये तो था हमारे पास में रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन। यदि किसी वेक्टर को हम स्पेस में रिजोल्व करते तो उसके जो कंपोनेंट होते वो इस प्रकार से आते हैं हमारे पास में, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यदि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या आता, कंपोनेंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ के का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट। हाँ, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या एप्लीकेशंस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चलना, वॉकिंग ऑफ ए मैन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी आदमी का चलना है, या हम यूँ कहते हैं कि हमारा चलना है किसकी एप्लीकेशन है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की एप्लीकेशन है। किस प्रकार से, देखिए ये डायग्राम है, यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि सपोज दिस इज ग्राउंड। अब हम चलते टाइम क्या करते हैं, अर्थ पे तिरछा इनक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। मान लो यहाँ पर हमारा फुट है तो हम फोर्स यूँ लगाएंगे ग्राउंड पे, जैसे आप मेरे पाँव की तरफ देखिए, हम चलते हैं तो इस प्रकार से यूँ क्या करेंगे, इनक्लाइंड फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे इन दिस डायरेक्शन। नीचे क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, और इनक्लाइंड फोर्स लगाया मैंने। इस प्रकार से अर्थ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया हमने यूँ, तो इसके बदले में क्या होगा, अर्थ हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन देगी। ये फोर्स है और ये क्या होगी, अर्थ की रिएक्शन आर। ये तो हमने फोर्स लगाया, रिएक्शन ऑफ अर्थ, ये क्या है आर। सो यदि अब हम इस आर को कंपोनेंट में रिजोल्व कर दें तो हमने अभी क्या सीखा है
कि जिस डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा बनता है उधर कंपोनेंट कौन सा होगा, आर कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, आर साइन थीटा। यहाँ पर मान लो सपोज है मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, तो इसका वेट क्या होगा, mg, वेट इज mg। तो ये जो कंपोनेंट आर साइन थीटा है ये तो क्या करता है, ये तो हमारे वेट को बैलेंस करता है। ये कंपोनेंट बचा कौन सा, आर कोस थीटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ है। देन दिस कंपोनेंट हेल्प्स अस इन वॉकिंग, ये जो कंपोनेंट है ना आर कोस थीटा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारी चलने में सहायता करता है। सो वी कैन से दैट वॉकिंग ऑफ ए मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में क्या है, इट इज ईजियर टू पुल ए लान रोलर देन टू पुश इट। किसी लान रोलर को पुल करना इजी होता है उसको पुश करने की तुलना में। देखो आप लान रोलर का कंसेप्ट दिमाग में लेके आते हैं, हम अपने आप को रिलेट करते हैं लान रोलर से। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी क्रिकेट ग्राउंड में देखा होगा, क्रिकेट की पिच को समतल करने के लिए वहाँ पर इस प्रकार का एक रोलर घुमाते हैं ग्राउंड में। देखो इस प्रकार का आपने रोलर देखा होगा। ये जो रोलर है क्या करता है, ये ग्राउंड को समतल करने के काम आता है। तो मैं इस रोलर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये तो एक छोटा सा सैंपल है हमारे पास में, इस प्रकार से एक लान रोलर हो। अब लान रोलर को पुल करना, ये तो हो गया पुल करना। अगर इसको मैं यूँ फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या कर रहा हूँ, इसको देखो सपोज दिस इज पुशिंग, और यहाँ से हम यूँ कर रहे हैं इसको, ये क्या है, पुल करना। ये तो है पुल करना, और इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये कौन सा है, पुश करना। अब देखो कंसेप्ट क्या है कि लान रोलर को पुल करना इजी होता है किसकी तुलना में, पुश करने की तुलना में। देखो आप यहाँ से इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, जब हम इसको पुल करेंगे तो फोर्स जो लगेगा वो इस प्रकार से लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। देखो आप दिमाग में लेके आओ, किसी भी लान रोलर को हम यूँ पुल करते हैं, खींच के आते हैं, तो फोर्स इंक्लाइंड फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। सपोज दिस इज ग्राउंड, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ना ग्राउंड के साथ किसी एंगल थीटा पे हमने लगाया, तो अब यदि इस फोर्स को हम कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट ये आ गया एफ कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा। अब देखो इस लान रोलर का जो वेट होगा, वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हम ये कह दें कि इसका वेट W इज इक्वल टू mg, इसका वेट है, तो इस केस में यदि हम इस लान रोलर का इफेक्टिव वेट निकालेंगे, देन इफेक्टिव वेट देखो एफ साइन थीटा और W बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इफेक्टिव वेट क्या आएगा, W माइनस एफ साइन थीटा। इस बात पे ध्यान देना आप, W माइनस एफ साइन थीटा, मतलब इसके वेट में से कुछ ना कुछ कंपोनेंट कम हुआ है, ये वाला कंपोनेंट कम हो गया। अब हम बात करते हैं इस सिचुएशन पे, जब लान रोलर को हम पुश करते हैं। देखो ये लान रोलर है, सपोज दिस इज लान रोलर, तो इसको हमने पुश किया तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाया। सपोज दिस इज ग्राउंड, तो ये लाइन कौन सी होगी, पैरेलल टू ग्राउंड। हम ये कह सकते हैं कि हमने ग्राउंड पे थीटा एंगल पे फोर्स लगाया। तो देखो अब यहाँ पर फोर्स का एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ गया, एफ कोस थीटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है उधर कंपोनेंट कोस का होगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब इस केस में जो इसका वेट है, वेट तो हम कभी भी बात कर रहे हैं, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका वेट भी किधर आएगा, नीचे की तरफ। जो फोर्स का कंपोनेंट एफ साइन थीटा वो भी सेम डायरेक्शन में है। यदि हम यहाँ पर इफेक्टिव वेट निकालेंगे तो इस केस में जो इफेक्टिव वेट आएगा दैट इज इक्वल टू W प्लस एफ साइन थीटा। अब देखो इस केस में इफेक्टिव वेट आया W प्लस एफ साइन थीटा। अब इसको पुल करने के लिए या पुश करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके इफेक्टिव वेट पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर इफेक्टिव वेट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वेट में से कुछ ना कुछ कम हुआ है, यहाँ पर वेट में क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। सो वी कैन से दैट इस केस में इफेक्टिव वेट बढ़ गया। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, इसको पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। सो वी कैन से दैट इट इज़ ईजियर टू पुल ए लान रोलर देन टू पुश इट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट कि किस प्रकार से हम किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं
उसके कंपोनेंट वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर को रिजोल्व करने के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please give a like, share it, subscribe it. Once again, thanks.